हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब साइंटिस्ट पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, RDW क्या दर्शाता है? हाइपोक्रोमिया, माइक्रोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस, एनाइसोसाइटोसिस, रेटिकुलोसाइटोसिस। इसका आंसर है डी, एनाइसोसाइटोसिस। RDW का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। इसे आपने सीबीसी की रिपोर्ट में देखा होगा। इससे पता चलता है कि आरबीसी का जो साइज़ है उसमें कितनी विविधता है, पता चलता है इससे। अलग अलग टाइप का एनीमिया भी इससे डिटेक्ट हो जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज आमतौर पे 11.5 से 14.5% तक हो सकती है। जनरली ह्यूमन बॉडी में आरबीसी का साइज़ एक समान होता है, लेकिन जब आरडीडब्ल्यू बढ़ जाता है तो ये मान के चलिए कि आरबीसी का साइज़ डिफ़र करने लगता है बॉडी में। आरबीसी का साइज़ डिफरेंट होने का मतलब है कि आपको एनाइसोसाइटोसिस हो रहा है। अब बाकी ऑप्शंस की भी हम बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है हाइपोक्रोमिया। ये वो कंडीशन होती है जब आरबीसी में रंग की कमी हो जाती है और वो हल्की दिखाई पड़ने लगती है। अगला है माइक्रोसाइटोसिस। इस कंडीशन में आरबीसी सामान्य से छोटी हो जाती हैं। अगला है पोइकिलोसाइटोसिस। इस कंडीशन में आरबीसी का शेप तो साइज़ चेंज होता है, साथ में उसका शेप भी चेंज हो जाता है, यानी कि साइज़ और शेप दोनों चेंज होते हैं, तो होता है आपका पोइकिलोसाइटोसिस। लास्ट है रेटिकुलोसाइटोसिस। इस कंडीशन में आपकी यंग आरबीसीज बनने लगती हैं। जब बॉडी रिकवर करती है तो बोन मैरो बहुत ज़्यादा आरबीसीज बनाती है। अगला सवाल है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया किस में नहीं पाया जाता है? ट्रिकी क्वेश्चन है। आयरन की कमी, थैलेसीमिया, साइड्रोब्लास्ट एनीमिया, एक्यूट ब्लड लॉस या क्रॉनिक ब्लड लॉस। इसका आंसर है डी, एक्यूट ब्लड लॉस, मतलब कि सडन अचानक से ब्लड लॉस होने लगता है तब। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमी का मतलब होता है जब आरबीसीज आपकी छोटी हो जाती हैं सामान्य से, और हाइपोक्रोमिक मतलब उनका कलर भी हल्का हो जाता है। यानी कि पहला आपका ऑप्शन सही है, आयरन की कमी होती है तो आरबीसी आपकी हल्की हो जाती, छोटी हो जाती है। थैलेसीमिया में भी ऐसे ही होता है, आपकी आरबीसी हल्की हो जाती है और साइज़ छोटा होने लगता है, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। सिडरोब्लास्टिक एनीमिया भी एक बोन मैरो की बीमारी है, जिसमें आपकी ब्लड सेल्स ही ढंग से नहीं बन पाती हैं, तो वो साइज़ छोटा होने लगता है। और बात करते हैं आपका क्रॉनिक ब्लड लॉस। इसमें भी जब क्रॉनिक ब्लड लॉस होता रहता है काफ़ी लंबे समय तक, बॉडी में कमी होने लगती है, जिसकी वजह से नई सेल्स भी बहुत ही छोटी और बेकार बनने लगती हैं। आगे बढ़ते हैं। ल्यूकेमिया कंफर्म करने का बेस्ट तरीका क्या है? सीबीसी, पेरिफेरल स्मेयर, बोन मैरो एग्जामिनेशन, ईएसआर। आंसर है सी, बोन मैरो एग्जामिनेशन। ल्यूकेमिया की कंडीशन में आपका ब्लड में डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लगभग 1 लाख प्लस चले जाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं। अगला सवाल है, मल्टीपल माइलोमा किसकी मैलिग्नेंसी है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा सेल्स, प्लेटलेट्स। आंसर है सी, प्लाज्मा सेल्स। माइलोमा आपका एक प्रकार का कैंसर होता है जो प्लाज्मा सेल्स में होता है। प्लाज्मा सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती हैं, जबकि जो मल्टीपल माइलोमा होता है वो भी प्लाज्मा सेल्स का कैंसर होता है, लेकिन उसमें कैंसर सेल्स बॉडी में मल्टीपल जगह पे पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लेटलेट किस कोशिका से बनते हैं? माइलोब्लास्ट, मेगाकैरियोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। आंसर है बी, मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट आपकी वो सेल्स होती हैं जो बोन मैरो में होती हैं और जो प्लेटलेट बनाने में हेल्प करती हैं। बात कर लेते हैं माइलोब्लास्ट की, तो ये वो सेल होती है, जैसे मेगाकैरियोसाइट प्लेटलेट बनाती है, वैसे माइलोब्लास्ट सेल आपकी डब्ल्यूबीसी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये भी आपकी बोन मैरो में पाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं। सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। आंसर है बी, वायरस। इनका कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये अपना जीन मटेरियल एक प्रोटीन कैप्सूल के अंदर रखते हैं, और वैसे तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कोई लिविंग सेल के कांटेक्ट में आते हैं तो उस सेल के अंदर ही खुद को डेवलप करने लगते हैं। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन है ए, बैक्टीरिया। ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, इनका अपना डीएनए भी होता है और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में पाए जाते हैं। आपको पता होगा बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं और बैक्टीरिया बुरे भी होते हैं। कहते हैं फंगस की, तो फंगस ना तो कोई जीव है ना ही कोई पौधा है, इनका अपना अलग ही समूह होता है। ये फूड के लिए पूरी तरीके से ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं। और फंगस भी अच्छे होते हैं और कुछ फंगस भी बहुत बुरे होते हैं। प्रोटोजोआ भी आपका सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है।
ये पानी या मॉइस्चर के पास रहना पसंद करता है। इनका भी अपना एक पूरा सेल स्ट्रक्चर होता है और मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। अगला सवाल है, बैक्टीरिया किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म है? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, मल्टीसेल्यूलर, पैरासाइट्स। आंसर है बी, प्रोकैरियोटिक, क्योंकि इनमें एक सिंपल सेल स्ट्रक्चर होता है। इनमें ना तो कोई न्यूक्लियस होता है और ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। इनका डीएनए एक सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर ही रहता है। अब यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड प्रॉपर ऑर्गेनेल्स भी मौजूद रहते हैं, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अगला सवाल है, फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोस, पेप्टाइडोग्लाइकेन, चिटिन या लिपिड। आंसर है सी, चिटिन से। चिटिन एक स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल पॉलीसेकेराइड होता है जो फंगस को स्ट्रक्चर और सिक्योरिटी दोनों चीज़ें देता है। बाकी पौधों की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है और पेप्टाइडोग्लाइकेन से बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ किस प्रकार के होते हैं? मल्टीसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, यूकैरियोटिस, प्रोकैरियोटिस, वायरसेस। आंसर है इसका बी, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिस। प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए यूनिसेल्यूलर वर्ड आपका यूज़ हुआ है। और इनके पास अपना न्यूक्लियस भी होता है, साथ में ये फुल सेल स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इनके पास होते हैं, इसीलिए इन्हें यूकैरियोटिक भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, वायरस में क्या नहीं होता है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कोड, सेल वॉल, न्यूक्लिक एसिड। आंसर है सी, सेल वॉल। वायरस में प्रोटीन कोड भी होता है जिसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल रहता है जिसे कैप्सिड बोला जाता है। अब ये डीएनए, आरएनए वही जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन इसमें कोई अदर सेलुलर स्ट्रक्चर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या अदर ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। इसके पास सेल वॉल नहीं होती क्योंकि इसके पास कोई सेल जैसा स्ट्रक्चर ही नहीं होता है। अगला सवाल है, यीस्ट किस प्रकार का फंगस है? मल्टीसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, वायरस, प्रोटोजोआ। आंसर है इसका बी, यूनिसेल्यूलर। अब यूनिसेल्यूलर क्यों है? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही कोशिका होती है और सारा ज़रूरी सेल का स्ट्रक्चर उसी में होता है। यीस्ट आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है, कुकिंग में भी ये खमीर की तरह यूज़ होता है, बाकी नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी में भी ये पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पेशाब का पीला रंग किसके कारण होता है? बिलिरुबिन, यूरोक्रोम, हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन। इसका आंसर है बी, यूरोक्रोम। जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो आपका बिलिरुबिन बनता है और जब बिलिरुबिन टूटता है तो यूरोक्रोम बन जाता है। ये आपका एक पिगमेंट होता है जो पेशाब को कलर देता है। इसी के कलर से आपको बॉडी हाइड्रेट है या नहीं ये भी पता चल पाता है। बात कर लेते हैं ऑप्शन डी, मायोग्लोबिन की। तो ये एक प्रोटीन होता है जो आपकी मसल्स में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। ये हीमोग्लोबिन की तरह ऑक्सीजन कैरी करता है, लेकिन ये बेसिकली सिर्फ ये मसल्स के लिए ही काम करता है, ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरिन का नॉर्मल पीएच कितना होता है? 2 से 8, 4.5 से 8, 9 से 10, 1 से 2। इसका आंसर है बी, 4.5 से 8। ये आपकी एसिडिक और बेसिक दोनों ही क्वालिटीज़ कैरी करके चलता है। आगे बढ़ते हैं, यूरिन में प्रोटीन को क्या कहते हैं? यूरिन में जो प्रोटीन आता है उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया, प्रोटीनूरिया, हेमाटोयूरिया या कीटोनूरिया। इसका आंसर है बी, नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटीनूरिया। अब इसमें होता क्या है कि यूरिन से प्रोटीन आने लगता है जो कि जनरली नहीं आता है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। इसके कई रीज़न हो सकते हैं, जनरल रीज़न तो डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर, ये भी हो सकता है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ग्लाइकोसूरिया नाम से पता चल रहा है जब आपकी यूरिन से ग्लूकोज आने लगता है, और हेमाटोयूरिया ये भी नाम से पता चल रहा है जब आपकी यूरिन से आरबीसी आने लगती हैं। कीटोयूरिया मतलब आपकी यूरिन से कीटोन बॉडीज़ आने लगती हैं। कीटोन आपके केमिकल कंपाउंड होते हैं जो फैट से बनते हैं। अगला प्रश्न है, पेशाब में ग्लूकोज के जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? बेनेडिक्ट टेस्ट, रोथरा टेस्ट, हेज टेस्ट, हीट टेस्ट। आंसर है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट में बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ आपके शुगर वाले सैंपल को गर्म किया जाता था और सोल्यूशन का कलर अलग अलग चेंज होता था जिससे ग्लूकोज डिटेक्ट हो जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, मूत्र में बाइल साल्ट की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता था? बेनेडिक्ट टेस्ट, हेज टेस्ट, रोथरा टेस्ट, हीट टेस्ट। आंसर है बी, हेज, सल्फर टेस्ट।
इस टेस्ट में यूरिन में सल्फ़र पाउडर मिला के ऑब्ज़र्व करते थे। अगर सल्फ़र नीचे बैठ जाता था तो बाइल साल्ट प्रेजेंट होते थे, और अगर सल्फ़र पाउडर तैरता रहता था तो बाइल साल्ट आपके एब्सेंट माने जाते थे। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, मेरे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार यूं ही देते रहें। थैंक यू।